दोस्तों कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं रेशियो, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात बी और ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात 192। तो आपसे पूछा है ए प्लस बी का मान ज्ञात करिए। तो आप बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बटे 24 लिख सकते हैं। और समानुपात है तो समानुपात का मतलब जितना अनुपात इधर है तो बराबर के बाद भी उतना ही अनुपात होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 24 बट्टे बी। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं ये इधर से गुणा करेगा और ये इससे गुणा करेगा। तो ए बी की बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 गुणा 24 हो जाता है। इसी अनुसार इसको लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर होगा बी बटे 192। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा? तो आप कह सकते हैं ए गुणा 192 बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। अब एक बात बताइए, यहां से ए की वैल्यू निकालिए तो ए की वैल्यू निकालते हैं तो 24 गुणा 24 बटे बी आ जाता है। और ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिएगा। जैसे ही आप इसमें रखेंगे तो बी का मान निकल जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या लिखा जाएगा? 24 गुणा 24 बटे बी और गुणा कितना? 192 और बराबर बी स्क्वायर। तो बताइए इधर भाग करता है बी तो इधर जाकर गुणा करेगा। तो आप कह सकते हैं क्या वैल्यू आ जाएगी? 24 गुणा 24 गुणा 192 बराबर किसके हो जाता है? बी क्यूब के। तो आप जानते हैं इधर बराबर है और इधर भी बराबर। बराबर का मतलब जितनी वैल्यू इधर लिखी है उतनी वैल्यू इधर लिखी है। तो इधर क्यूब है तो इधर भी क्यूब होना चाहिए। तो देखते हैं किसका क्यूब है ये। 24 गुणा 24 गुणा हम इसको क्या लिख सकते हैं? 24 गुणा 8 बराबर बी क्यूब लिख सकते हैं। तो आप बताइए जब इधर क्यूब है तो इधर क्यूब रूट होगा। तो आप कहते हैं 24 गुणा 24 और गुणा 8 है। तो आप जानते हैं क्यूब रूट से वैल्यू बाहर कब आ सकती है? जब तीन तीन के पेयर बनाए। तो तीन में से इस तीन में से एक बाहर आ जाएगा तो 24 बाहर आ जाएगा। और आप जानते हैं 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 होता है। तो आपके अनुसार बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 48 बराबर क्या आएगा? बी। तो बी का मान कितना आ चुका है? 48 आ चुका है। अब ए की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ 48 रख दीजिएगा। ए बराबर 24 गुणा 24 और गुणा बी का मान क्या है? 48 है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 बार, इससे इसको डिवाइड करेंगे 12 बार जाएगा। तो ए का मान कितना आएगा? 12 आएगा। तो ए की वैल्यू भी आपके पास है और बी का मान भी आपके पास है। तो दोनों का सम पूछा है ए प्लस बी। तो अब बताइए इन दोनों का क्या बताना है? योग बताना है। ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुरू में राम के पास 4 रुपए थे, श्याम के पास 7 रुपए थे। जतिन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को बराबर राशि दी और उसके बाद राम और श्याम की राशि 7:9 के अनुपात में थी। जतिन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को कितने रुपए दिए? तो अब एक बात बताइए, राम के पास और राम के साथ कौन था? श्याम के पास। इसके पास कितने रुपए थे? 4 रुपए थे। और इसके पास कितने थे? 7 रुपए थे। आगे कहता है जतिन ने दोनों को बराबर धनराशि दी। तो जतिन ने दोनों को बराबर रुपए दिए। और आप ये जानते हैं किसी भी संख्या का मान समान रूप से बढ़ाया जाए तो उन संख्या के बीच का अंतर समान होता है। जैसे मैं आपसे कह सकता हूं एक के पास 30 रुपए होंगे मान लो सपोज, और एक के पास दूसरे के पास 40 रुपए होंगे। अब कोई व्यक्ति इसे भी 10 रुपए देता है और इसे भी 10 रुपए देता है। तो बताइए इन दोनों के बीच में अंतर कितने का था? पहले 10 का था। और जब इसे 10 मिलेंगे तो इसके पास कितने हो जाते हैं? 40। और इसके पास कितने हो जाते हैं? 50। लेकिन अब भी अंतर कितने का होगा? 10 का ही अंतर होगा। यदि समान रूप से कोई संख्या बढ़ाई जाए या समान रूप से कोई संख्या घटाई जाए तो उनका अंतर सदा समान रहता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो बताइए इसके पास कितना था? 4 रुपए था। और इसके पास कितना था? 7 रुपए था। अब जतिन ने जब समान रूप से इनको पैसे दिए तो इनके बीच का अनुपात कितना हो जाता है? 7:9 हो जाता है। ये अनुपात है, ये रियल था। तो अब बताइए अनुपात के अनुसार इन दोनों के बीच में अंतर कितने के बराबर है? 2 के। लेकिन रियल में इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 के। तो हम कह सकते हैं 2 की वैल्यू कितने के बराबर है? 3 के बराबर, क्योंकि अंतर तो समान होना चाहिए। बस खत्म हो जाता है सवाल। तो अब बताओ एक का मान कितने के बराबर होगा? 3/2 के। तो बताइए एक की वैल्यू 3/2 है तो यहाँ 7 रेशियो था। तो 7 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 गुणा 3/2, तो 7 तिया 21/2। तो यही तो कह सकते हैं। अब 21/2 को क्या लिख सकते हैं? 10.5। इसका मतलब राम के पास
पहले कितने रुपए थे? 4 रुपए थे। और 4 रुपए से अब इस समय कितने हो जाते हैं? 10.5 हो जाते, तो कितने बढ़े? 6.5 रुपए, 6.50 बढ़े। अब जितने राम के बढ़े हैं उतने श्याम के बढ़े होंगे, तो श्याम के भी इतने ही बढ़े होंगे। तो आपसे ये पूछा है प्रत्येक के कितने रुपए बढ़े, तो आप कह सकते हैं 6.50, यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई अनुपात एक्स बाई समानुपात एक्स बाई और ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अपने अनुसार? एक्स क्यूब बाई रेशियो एक्स बाई बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिएगा एक्स बाई अपॉन ए लिख सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या ऊपर देखिए बाई से बाई काट दीजिएगा, एक एक्स से एक एक्स काट दीजिएगा, यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। एक एक्स से और एक एक्स काट दीजिएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? एक्स और बटे बाई। और इसी अनुसार यहाँ पर क्या बचेगा? 1 अपॉन ए बचेगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है? ए का मान ज्ञात करिए। तो ए का मान ज्ञात करना है तो आप इसे उल्टा कर दीजिएगा, तो ऊपर क्या पहुंच जाएगा? बाई पहुंच जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? एक्स, और इधर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा है, तो आप कह सकते हैं यही इसका मान हो जाएगा, बाई अपॉन एक्स हो जाता है। बड़ा आसान सवाल है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 1344 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों में 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया। अब कहता है सबसे बड़े और सबसे छोटे के हिस्से का अंतर ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताइए, 1344 रुपए को 3 हिस्सों में बांटना था और तीनों हिस्सों का अनुपात दिया है। कितना दे रखा है? पहले का अनुपात 3 होना चाहिए, तो दूसरे का 4 होना चाहिए और तीसरे का 5 होना चाहिए। वो कहता है सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे छोटे हिस्से का अंतर बताइएगा। तो सबसे बड़ा हिस्सा किसको मिला होगा? 5 वाले को। और सबसे छोटा हिस्सा किसको मिला होगा? तो आप कहेंगे 3 वाले को। तो इनका अंतर कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। तो पहले एक का मान निकालिए, तो 5 इसको मिला, 4 इसको मिला, 3 इसको मिला। 5 और 4 9 और 9 और 3 12। तो मेरे अनुसार कितने रुपए मिले? 12। और सवाल में कितने बांटे गए हैं? 1344। तो अब बताइए 12 से हम किसको भाग करते हैं? 1344 को भाग करते हैं। तो 12 का नाम 12 होता है, बचा कितना? 1। और यहाँ पर 14 आता है, 12 का नाम 12 होता है, फिर बचा 2 और 12 दूनी 24। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? तो आप कह सकते हैं 1 का मान 112 के बराबर होगा। 1 का मान 112 है। तो आप बताइएगा इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। तो 2 का मान निकाल दीजिएगा। तो आप बताओ 112 गुणा 2 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 224 का अंतर होगा, और यही आपसे पूछा गया था। भारी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब एक मानचित्र है और उस मानचित्र में देखिएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। आगे कहता है मानचित्र का पैमाना जो है 1:4 लाख। इसका मतलब 1 है, 1 किसकी वैल्यू के बराबर है? 4 लाख के बराबर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर चलना चाहता है मानचित्र पर कोई व्यक्ति, 1 सेंटीमीटर चलना चाहता है। तो 1 सेंटीमीटर उसके अनुसार कितनी दूरी चल चुका है? 4 लाख सेंटीमीटर। यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी चलाई गई है तो वह रियल में कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 4 लाख सेंटीमीटर के बराबर है। ये सवाल के अनुसार दर्शाया गया है। यदि सेंटीमीटर 1 चलेगा तो मानचित्र पर, तो उसकी दूरी कितने के बराबर होगी? 4 लाख के बराबर होगी। तो बताइएगा, तो कहता है उन दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी बताइएगा। तो वास्तविक दूरी बताइए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। लेकिन मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर कितनी दूरी के बराबर रियल में? 4 लाख के बराबर है। तो आप बताओ 5 सेंटीमीटर की दूरी निकाल दीजिएगा, तो आप कहेंगे 4 लाख की गुणा किससे कर दीजिएगा? 5 सेंटीमीटर से गुणा कर दीजिएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 0 0 0 0 और 0 और 5 चौक 20 हो जाता है। यही तो हो जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, तो मैं आपसे कह सकता हूं कितना आएगा? ये आ जाता है। अब ये काय में आया है? सेंटीमीटर में, लेकिन उसने पूछा है काय में निकालिए, किलोमीटर में निकालिए। तो आप जानते हैं सेंटीमीटर से क्या बना है? मीटर बना है, और मीटर से क्या बना है? किलोमीटर बना है। तो यदि आपके पास ये है और इसे आप क्या बनाना चाहते हैं? किलोमीटर बनाना चाहते हैं, तो इनके बीच में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और इनके बीच में कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप कहते हैं 100। तो आपको यहां से यहां तक जाना है, तो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 5 जीरो लगाने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा,
तो अभी यदि मैं 5 जीरो से भाग कर देता हूं तो किलोमीटर में देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाते हैं, ये इसके बराबर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब इसे हम किससे भाग कर देते हैं, 5 जीरो से भाग कर देते हैं तो ये सेंटीमीटर से बदल कर किस में हो जाता है, किलोमीटर में बन जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो काटिए, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है, 20 किलोमीटर की दूरी है। अब यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा ए और बी के वेतन का अनुपात 3:4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतन में 3,000 की वृद्धि करने के बाद उनका नया वेतन का अनुपात कितना हो जाता है, 18:23 हो जाता है। तो अब बताइए ए और बी का वेतन कितना था, इसका वेतन 3 था तो इसका कितना था, 4 था। उसने कहा इसका वेतन भी कितना बढ़ाया गया, 3,000 बढ़ाया गया, और इसका वेतन भी कितना बढ़ाया गया, 3,000 बढ़ाया गया। तो ये अनुपात बदलकर कितना हो जाता है, वो कहता है 18:23 हो जाता है। आप ये जानते हैं जब किसी भी संख्या को समान रूप से बढ़ाया जाए या समान रूप से घटाया जाए तो उनके बीच का अंतर समान होता है। तो इसको भी 3,000 बढ़ाया गया और इसको भी 3,000 बढ़ाया गया, तो अनुपात चेंज हुआ है, मगर आप जानते हैं जितना अंतर ऊपर होगा उतना ही अंतर नीचे होना चाहिए। तो अब बताओ ऊपर अंतर कितना है दोनों के अनुपात का, 1 का, और यहाँ पर अंतर कितने का है, 5 का है। तो इसे भी 5 बनाइए, 5 से गुणा करेंगे, और जैसे ही 5 से गुणा करेंगे तो ये वाला अनुपात कितना हो जाता है, 15:20। अनुपात सेम है, बस उस अनुपात की वैल्यू बढ़ चुकी है। अब एक बात बताइए, 15:20 हो जाता है और इसी अनुसार 18:23 नीचे वाला हो जाता है। अब देख पाएंगे, बस अब कंपेयर करनी है। यदि ए का मान पहले कितने के बराबर था, 15 के, और बी का मान कितने के बराबर था, 20 के बराबर था, तो वह बढ़कर कितना हो गया है, ये 18 हो गया, ये 23 हो गया। तो कितना बड़ा है, तो हम कह सकते हैं 3 बड़ा है। तो हमारे हिसाब से 3 बड़ा है, और सवाल में कितने के बराबर बड़ा है, 3 बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, 3,000 के बराबर हो जाएगा। तो एक का मान कितने के बराबर हो जाता है, 1,000 के। मगर आप ये ध्यान रखिएगा, इस एक का मान कहाँ रखना है, जहां पर अंतर समान है। तो अंतर समान इस रेशियो के अनुसार है, इस रेशियो के अनुसार नहीं है। तो आप एक वैल्यू इसमें रखें 15 और 20 में। तो आपसे पूछा है वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात करिए, तो वृद्धि के बाद ए का वेतन कितना होगा, 18 होगा। तो एक का मान कितना था, 1,000 था, तो वृद्धि के बाद यह वेतन कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल सबसे ज्यादा रेशियो के अंदर पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि करी जाए और दूसरी संख्या में 6 की कमी करी जाए तो यह अनुपात 4:3 हो जाता है। तो अब एक बात बताइए, संख्या का अनुपात कितना था, 2:7 था। तो संख्या नहीं है, ये संख्याओं का अनुपात है। अब उसने कहा जो भी संख्या थी वह कितना बढ़ा दी जाए, 14 बढ़ा दी जाए। ये संख्या नहीं है, ये संख्याओं का अनुपात था। अब वो कहता है जो भी संख्या थी उसको कितना बढ़ा दिया जाए, 14 बढ़ा दिया जाए, और दूसरी संख्या को कितना कम कर दिया जाए, 6 कम कर दिया जाए। तो यह अनुपात बदलकर कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। तो संख्या समान रूप से ना बढ़ाई गई है ना घटाई गई है, एक को बढ़ाया गया और एक को घटाया गया। तो और आसान है सवाल, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इसकी गुणा इससे करिए तो आप कहते हैं 3 दूनी 6, और इसकी गुणा इससे करिए तो आप जानते हैं कितना है, 28। अब जो अनुपात निकालना है उस अनुपात को हमें छोड़ देना है। तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, प्रारंभ में कितनी वैल्यू थी, तो इसको हमें छोड़ देना है। अब जो बचा है इसकी गुणा इससे करिएगा, क्योंकि जो वैल्यू आप निकालोगे कहीं ना कहीं तो रखोगे। तो आप पहली वाली वैल्यू में रखोगे तो पहला अनुपात आपको छोड़ना पड़ेगा। तो 3 की गुणा किससे करिए, 14 42 हो गया। अब यहां पर देखिए 6 चौक 24, मगर ये माइनस का आएगा। अब मैं आपसे कहता हूं इनका अंतर इन दोनों गुणा के अंतर के बराबर होगा। तो ऊपर से अंतर क्या आएगा, बड़े में से छोटा घटाइए तो 22 आएगा। लेकिन इन दोनों का अंतर करेंगे तो एक माइनस का 24 है और एक 42 है। तो इसके अनुसार अंतर कितना आएगा, 66 का आएगा। तो 22 बराबर 66 के, तो एक का मान कितने के बराबर, 3 के। जब एक का मान आ चुका है तो जो अनुपात आपने छोड़ा था आप एक की वैल्यू उसके अनुसार रख सकते हैं, तो रियल मान आ जाएगा। तो उसने पूछा मूल संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताओ, मेरे अनुसार मूल संख्या कितनी थी, 2 थी, और ये कितनी थी, 7 थी। तो 2 और 7 क्या होता है, 9। तो मूल संख्याओं का योग कितना है, 9, और एक का मान कितना है, 3। तो आप कह सकते हैं 9 का मान निकाला जा सकता है, 9 गुणा
3। तो आप कह सकते हैं दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27 है। आपको संख्या निकालनी है तो संख्या भी निकाल सकते हैं। 1 का मान 3, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, ये 6। तो पहली वाली संख्या क्या होगी, 6। और आप इसकी निकालना चाहें तो 7 या 21, और 21 और 6 का योग कितना होता है, 27, और यही इसका आंसर हो जाता है। बड़ा आसान सवाल है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बर्तन पानी से 1/4 भरा है, इसका मतलब एक पानी से 1/4 भरा है। एक बर्तन है, उसका भाग कितना भरा है, 1/4 भाग भरा है। आगे कहता है उसमें 10 कप पानी डाल दिया जाता है। कितना कप पानी डाल दिया जाता है, 10 कप पानी इसमें डाल दिया जाता है। किस बर्तन में कब 10 कप पानी डाल दिया जाता है तो वह 3/4 भर जाता है। तो पहला कितना भरा था, 1/4। तो जैसे 10 कप पानी डाला गया तो कितना भर जाता है, 3/4 भर जाता है। अब एक बात बताओ, चाहे तो आप इसे मान लीजिएगा ये कितने लीटर का था, x लीटर का था। तो x लीटर का कितना भरा था, 1/4। तो आप कह सकते हैं x/4 भरा था। और जैसे 10 कप पानी डाला गया तो ये कितना भरा गया है, 3/4x भरा गया है। तो आप जानते हैं इन दोनों का अंतर कितने के बराबर होना चाहिए, 10 कप के बराबर होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं 3/4x माइनस के x/4 बराबर कितने कप, 10 कप पानी तो आएगा। क्योंकि पहले ये था, जैसे 10 कप पानी डाला तो ये वाला भार कितना हो गया, 3/4x हो चुका है। अब इन दोनों का अंतर करना है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आएगा, तो आप जानते हैं एलसीएम तो 4 ही है, तो ऊपर क्या आएगा 2x बराबर कितने के, 10 कप। अब एक बात बताइएगा, जैसे मैं आपसे कहता हूं ऊपर क्या आएगा, 2 से भाग कर सकते हैं, तो x का मान कितना आएगा, 20 कप। तो वो कहता है कि पूरा का पूरा यदि इस बर्तन को भरना चाहते हैं तो कितने कप पानी डाल दीजिएगा, 20 कप पानी डाल दीजिए। यही तो आपसे पूछा है। तो कप के माप से बर्तन की धारिता कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं कितने कप होगी, 20 कप इसका आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 4 व्यक्ति हैं, A B C D के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में धनराशि वितरित करनी है। आगे कहा है सी को बी से कितना अधिक मिले, 800 रुपए अधिक मिलता है। तो अब एक बात बताओ, ए बी सी और डी का अनुपात कितना है, इसका 4 है, इसका 7 है, इसका 9 है, और इसका कितना है, 3 है। आगे उसने कहा है सी को बी से कितना अधिक मिलता है, 800। तो सी पर जाइए और यहाँ बी है, तो बताइए सी को इस अनुपात के अनुसार कितना ज्यादा मिलता है, 2, और रियल वैल्यू के अनुसार कितना मिलता है, 800 अधिक मिलता है। तो 2 से इसको भाग करते हैं तो एक का मान कितना आएगा, 400। तो आपसे आगे क्या पूछा है, तो डी को मिलने वाली राशि बताइए। एक का मान 400, तो डी को कितना मिला है, 3। तो 3 का मान निकालेंगे, 3 गुणा 400, तो हम कह सकते हैं कितना मिलेगा, 1200। यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 91 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की 3/4 है। तो अब एक बात बताओ, 91 सेंटीमीटर को मुझे 2 हिस्सों में बांटना है। तो वो कहता है ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। लेकिन इन हिस्सों के बारे में क्या बताया गया है, उसने कहा पहले टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की कितनी है, 3/4 हो। इसका मतलब इसकी जितनी भी लंबाई होगी उसका 3/4 पहले वाले टुकड़े की होगी। तो इसको हम क्या मान लीजिएगा, मान लीजिए कितने सेंटीमीटर का है, 4। और यदि इसकी लंबाई निकालना चाहते हैं तो 4 का कितना कर दीजिएगा, 3/4। तो 4 से भाग करिए, 4 से 4 कट जाएगा। तो इस टुकड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो अब एक बात बताओ, इसको कितना सेंटीमीटर मिला, 3 सेंटीमीटर हमारे अनुसार। इसको कितना मिला, 4। और 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो हम कह सकते हैं तो तार हमारे अनुसार कितना लंबाई है, 7 सेंटीमीटर। लेकिन सवाल में कितना सेंटीमीटर है, 91 सेंटीमीटर। तो अब इससे इसको हम भाग करते हैं तो एक का मान क्या आएगा, 13। जब एक का मान 13 आ चुका है तो अब बताइएगा तार का पहला हिस्सा कितना होना चाहिए, 13 39 सेंटीमीटर का होना चाहिए रियल में। और तार का दूसरा हिस्सा कितना होना चाहिए, 13 चौका 52 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा है छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करिए। तो कितनी होगी, 39 होगी, और यही आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है एक पिता द्वारा अपने 4 पुत्र A B C D में 3:6:8:5 के अनुपात में धन को बांटा गया। वितरण के बाद यह देखा गया कि सी को प्राप्त धनराशि
बी को प्राप्त धनराशि से कितना अधिक है, 1000 अधिक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इन्हें गलत मत कर लेना। ए, बी, सी और डी। अब इनमें किस अनुपात में बांटा गया है, 3:6, अनुपात 8, अनुपात 5। आगे क्या कहा गया है, सी को प्राप्त धनराशि, बी को प्राप्त धनराशि से कितना अधिक है, 1000 अधिक है। तो अब एक बात बताइएगा, सी को रेशियो के अनुसार कितना ज्यादा मिला है, 2 ज्यादा मिला है, मगर 2 किसके बराबर होगा, 1000 के, क्योंकि सवाल के अनुसार तो 1000 ज्यादा है, तो 2 से भाग करिए, तो एक का मान कितना आएगा, 500 आएगा। जब एक का मान 500 आ चुका है, तो आपसे पूछा है चारों के बीच में बांटी गई धनराशि, तो बताइए 6 और 3 9, और 9 और 8 कितना होता है, 17, 17 और 5 22 होता है। इसका मतलब टोटल रेशियो कितने के बराबर है, 22 के, और एक का मान कितने के बराबर है, 500 के। तो टोटल धनराशि निकाल दीजिएगा, तो 22 गुणा, तो हम कह सकते हैं 500, और जब 22 की गुणा 500 से करेंगे तो 2 जीरो तो ये है ही, तो 5 दूनी 10 और 10 रे 11, तो कितना हजार आ जाएगा, 11000, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है 1162 रुपए को ए, बी और सी में 35 अनुपात 28 अनुपात 20 के अनुपात में बांटा है। तो अब बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी को किस अनुपात में बांटा गया है। उसने कहा पहले को यदि 35 के रेशियो में धनराशि प्राप्त होगी, तो दूसरे को 28 के रेशियो में, और तीसरे को 20 के रेशियो में। तो आप टोटल जोड़िएगा, हमारे अनुसार कितनी धनराशि बांटी गई है। तो आप कहते हैं यहाँ पर देखिए 35 और 28 कितना होता है, 63 हो जाता है, और 63 और 20 कितना हो जाता है, 83 हो जाता है। तो हमारे अनुसार टोटल धनराशि कितनी है, 83 है, मगर सवाल के अनुसार कितनी बांटी गई है, 1162। तो हम कह सकते हैं 83 बराबर कितने के, 1162 के। अब 83 से हम भाग, देखिए 83 से हम भाग कर लेते हैं 1162 को, तो अब देखिएगा 83 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ 3 और यहाँ 2, अभी कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो हम कह सकते हैं एक की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 14 के बराबर आएगी। तो एक का मान कितने के बराबर है, 14 के बराबर है। जब एक का मान 14 के बराबर है, तो पहला हिस्सा कितना था, 35 था, तो पहले का हिस्सा कितना होगा, 35 गुणा 14। अब बताइएगा, तो 14 से गुणा कर दीजिएगा, 14 पंजे 70 होता है। अब 14 तिया कितना होता है, 14 तिया 42, और 42 में हम कितना जोड़ते हैं, तो आप कह सकते हैं कितना जाएगा, 14 तिया 42, 42 में हम 7 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 49 हो जाता है। तो पहला हिस्सा कितना आएगा, 490 आएगा। अब बताइए ए का हिस्सा कितना है, 490 है, तो आप कह सकते हैं यही, और किसी में तो है नहीं ए का हिस्सा 490, तो यही इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो ए का हिस्सा कितना होगा, 490। तो इसी प्रकार से बी का कितना होगा, 392, और सी का कितना होगा, 280 होगा। यही आपसे पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा राम 1 घंटे में 36 डिब्बे पैक करता है। तो राम के बारे में बताया गया, राम 1 घंटा काम करे तो कितने डिब्बे पैक कर लेता है, 36 डिब्बे पैक कर लेता है। आगे देखिएगा, आगे क्या कहा है, उसने कहा उसकी बहन, देखिए समान नंबर पैक करने के लिए 3 घंटे लेती है। इसका मतलब 3 घंटे में उसकी बहन जो है 3 घंटे में कितने डिब्बे पैक कर पाती है, 36 डिब्बे पैक कर पाती है। बताइए डिब्बे तो 36 पैक किए गए, मगर समय कितना लिया गया, 3 घंटे। तो यदि हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितना पैक किया होगा, 1 घंटे में 12 डिब्बे पैक किए होंगे। अब एक बात बताइए आगे क्या पूछा गया है, तो वो कहता है इन 36 डिब्बों को पैक करने में वह एक साथ कितना समय लेंगे। तो अब एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं यदि दोनों एक साथ डिब्बे पैक करेंगे तो समय तो एक साथ बढ़ेगा, तो समय तो 1 घंटे रहेगा। ऐसा तो है नहीं एक के बाद एक, जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों एक साथ 1 घंटे काम करेंगे, मगर 1 घंटे में कितना काम होगा। तो आप बताइए इसने तो 36 पैक करोगे उस घंटे में, और इसने 12 पैक किए होंगे, तो 36 और 12 कितने होते हैं, 48 डिब्बे। इसका मतलब ये दोनों के दोनों एक साथ डिब्बे पैक करें तो 1 घंटे में कितने डिब्बे पैक हो जाते हैं, 48 डिब्बे। लेकिन पैक कितने कराने हैं, 36, तो 36 कराने का समय निकाल लीजिएगा। तो मैं आपसे कह सकता हूं 60 मिनट लिख सकता हूं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 बराबर कितने के, 48 डिब्बे। इसका मतलब
60 डिब्बे, सॉरी 48 डिब्बे पैक करने में कितना समय लेता है? तो पहले घंटे में लिया था, अब हमने मिनट लिख लिया, तो हम भाग कर सकते हैं, बड़ा आसान है। अब 12 से भाग करिएगा। अब 12 चौक कितना होता है? 48, और 12 पंजे 60। इसका मतलब 5 मिनट में कितने डिब्बे पैक किए जाते हैं दोनों के अनुसार? 4 डिब्बे। लेकिन हमें कितने पैक करने हैं? 36। तो अब 36 बनाने के लिए गुणा किससे कर दीजिएगा इसे? 9 से। और इधर भी गुणा किससे कर दीजिएगा? 9 से। तो 9 पंजे 45 मिनट में दोनों के द्वारा कितने डिब्बे पैक किए जा सकते हैं? 36 डिब्बे पैक किए जा सकते हैं, और यही इसका आंसर है। 36 डिब्बे तो पैक कराने थे, तो कितने समय लगेगा? 45 मिनट, और यही आपका आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, मतलब छोटा सा सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोना और चांदी को एक साथ 8:12 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो अब बताइए, सोना है और सोने के साथ क्या है? चांदी है, और इनको मिलाने का अनुपात कितना है? 8:12 है। तो 8:12 को देखिए, अनुपात ऐसी वैल्यू है जो आपस में डिवाइड नहीं होती है, तो इसको हम छोटा बना सकते हैं, और 4 से भाग कर दिए, 4 दूनी 8 होता है, और 4 तिया 12 होता है। अनुपात अब भी वही लिखा है जो पहले था, बस वैल्यू घटा ली गई है। आगे कहता है, उसने कहा यदि 30 किलो सोना पिघलाया जाता है, तो आप बताइए हमारे अनुसार सोने की मात्रा कितनी है? 2 है रेशियो में, तो 2 बराबर कितने के? 30 किलो, क्योंकि सोने की मात्रा सवाल में कितनी दे रखी है? 30 किलो। तो 2 से इसे भाग करते हैं, तो एक का मान कितना आएगा? 15 किलो आएगा। एक की वैल्यू कितने के बराबर? 15 किलो के। तो अब मैं आपसे कहता हूं, जब एक का मान 15 किलो है, मतलब उसने क्या पूछा है? तो देखिएगा, सोना 30 किलो पिघलाया जाता है, तो पिघले हुए मिश्रण का भार कितना होगा? एक का मान कितना है? 15 है। तो भार कितना है? तो इसको मत जोड़िएगा, ध्यान रखिएगा। यदि मैं आपसे कहता हूं, ध्यान रखें यहां पर, तो 2 और 3 कितना होगा? अब इसको जोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने इस अनुपात को क्या बना लिया था? 2:3 बना लिया था। यदि आप इसको जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ 8 लिखना, तो यहाँ 8 लिखा जाएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो 2 और 3 कितना होता है? 5। तो हमारे अनुसार भार कितना है? 5 है। एक का मान कितने के बराबर? 15 के। तो आप 5 की वैल्यू निकाल दीजिएगा, 5 गुणा 15। तो हम कह सकते हैं टोटल भार कितना होगा उस मिश्रण का? तो 75 होगा, और यही आपका आंसर हो जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा, अनुपात हमने 8:12 नहीं लिया था, हमने लिया था 4 से काट लिया था, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2:3 लिया था। तो हमारे अनुसार भार कितना है? 2 और 3 कितना है? 5 है। एक का मान कितना आया था? 15। 15 पंजे 75 हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा एक लड़का एक दिन में 3/8 किताब पढ़ता है। इसका मतलब टोटल किताब में जो पेज है, टोटल किताब में जो पेज है, पहले दिन कितना पढ़ लेता है उसका? 3/8 किताब पढ़ लेता है, ये पहले दिन पढ़ता है। शेष का, तो अब एक बात बताइए, इतना तो पढ़ा है, लेकिन शेष कितना होगा? तो शेष जो होगा, 8 में से 3 पढ़ा गया, तो हम कह सकते हैं शेष कितना होगा? 5/8। मगर शेष का कितना? 4/5। कौन से दिन पढ़ता है? ये दूसरे दिन। और ये पहले दिन पढ़ा है, तो पहले दिन कितना पढ़ा उस किताब का? 3/8। मगर जो बचा है, तो बचा कितना है? 8 में से जब 3 पढ़ा गया, तो बचा कितना है? 5/8। मगर शेष का कितना? वो कहता है 4/5। तो हम इसको 5 से 5 काट सकते हैं, तो आप कह सकते हैं इसको इससे भाग कर सकते हैं, कितना आएगा? इसका मतलब हम कह सकते हैं 1/2 भाग तो दूसरे दिन पढ़ा गया, और 3/8 पहले दिन पढ़ा गया। तो इसके अनुसार 2 दिन में कितनी किताब पढ़ी गई है? 3/8 यहाँ और 1/2 यहाँ, तो इनका एलसीएम कितना होगा? 8 होगा। तो यहाँ तो 3, और यहाँ पर कितना जाता है? 4। तो इनके द्वारा दो, इस बच्चे के द्वारा 2 दिन में कितनी किताब पढ़ी गई है? 7/8। इसका मतलब यदि वह किताब में 8 पेज है, तो 8 में से कितने पढ़े जा चुके हैं? 7 पढ़े जा चुके हैं। तो बचे कितने हैं? 1 पेज। हमारे अनुसार एक बचा है, सवाल में कितना है? तो आप कह सकते हैं 30। तो हमारे अनुसार एक बचा है, और सवाल में कितना है? 30 बचा। तो एक का मान कितना है? 30 है। जब एक का मान 30 है, तो प्रश्न कितने माने थे हमने? 8 माने थे। 8, एक का मान कितना है? 30 है। तो टोटल प्रश्न उसमें कितने होंगे? 240 होंगे, नहीं होंगे? उस किताब की बात की जा रही है जिस किताब में कितने 40 पेज? 240 पेज है, और यही आपसे आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, भारी नहीं है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से था, पहला दूसरा, और ये बाद में ये आ जाता है। वो कहता है हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए। बोले इसका मतलब एक पहली संख्या 7 है, और दूसरी संख्या कितनी है? 9 है।
प्रत्येक में इसमें कितना जोड़ा जाए और इसमें कितना जोड़ा जाए, ताकि ये जोड़ने के बाद यह अनुपात संख्याओं का कितना हो जाए, 13:14 हो जाए। आप जानते हैं संख्या को समान रूप से बढ़ाया जाए या समान रूप से घटाया जाए तो संख्याओं के बीच का अंतर सदा समान रहता है, पहली वाली और बाद वाली संख्या के। अब एक बताइएगा, यहां पर रेशियो का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, लेकिन संख्याओं के बीच का अंतर कितने का है, तो आप कह सकते हैं 2 का अंतर है। तो 1 बराबर कितने के, 2 के। जब 1 का मान 2 है तो आप कह सकते हैं 13 दूनी कितना होगा, 26 हो जाएगा, और 14 दूनी 28 हो जाता है। तो अब एक बात बताइए, पहले संख्या कितनी थी, 7 थी, और 7 से कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है, तो कितनी बड़ी होगी, 19 बड़ी होगी, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 धनात्मक संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए यदि संख्या 3:7:8 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योग कितना है, 7808 है। तो अब बताइए हमारे अनुसार संख्या कितनी है, 3:7:8 है। अब यदि मैं इनको रियल मान लूं तो इसको कह देते हैं 3x, इसको 7x और इसको 8x, लेकिन इनके वर्गों का योग दे रखा है। तो अब बताइए इनका वर्ग करेंगे तो 3x का वर्ग क्या होगा, 9x स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से दूसरी संख्या का वर्ग होगा 7×7 = 49 x स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से 8x का स्क्वायर क्या होगा, 64 x स्क्वायर होगा। और बराबर कितने के होना चाहिए, 7808 के बराबर होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, इनको हम जब जोड़ते हैं तो बताइए 9 और 9 कितना होता है, 18 होता है। 18 और 4 कितना होता है, 22 होता है। तो यहाँ क्या आएगा, 2 आ जाता है। अब 6 4 10, अब 10 में हम कितना जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 122 x स्क्वायर आ जाता है। अब 122 से हम इसको भाग करते हैं तो अब एक बात बताओ, 7808 है। अब इसको हम किससे भाग करें, 122 से भाग करें। जब 122 से हम इसको भाग करेंगे तो एक पहली बार कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 6 बार जाएगा। तो अब एक बताओ, 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 होता है, और 12 छंग 72, 1 73 हो जाता है। तो यहाँ बचेगा 8, और यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ हो जाता है 4, और यहाँ पर भी कितना आ जाता है, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 64 बार। इसका मतलब जब ये वैल्यू इसको डिवाइड करेगी तो एक्स स्क्वायर का मान क्या आएगा, 64 आएगा। तो अब बताइए बीच में बराबर है, इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर होगा किसी ना किसी का, तभी तो बराबर हो पाएगा। तो एक्स का मान कितना होगा, ये किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब एक्स का मान 8 हो जाता है, आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3x होगी। तो 3x की वैल्यू बताइएगा, 3 गुणा, और x का मान कितना है, 8 है, तो 8 या 24 हो जाती है। यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों में से 13/18 के पास कार है। तो एक बात बताइए, एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें जितने भी सोसाइटी में मेंबर्स हैं उनका 13/18 के पास क्या है, कार है। तो कार कितने के पास है, 13/18 एक्स के पास है। आगे कहता है और 48/65 कार मालिकों ने ढकी हुई पार्किंग स्थान खरीदा। इसका मतलब जितनों के पास कार है उनमें से, तो कार कितने के पास है 13/18 एक्स के, उनमें से कुछ ने ढकी हुई पार्किंग खरीदी और कुछ ने खाली में, देखिए खुले में ही खड़ी कर दी। तो बताइए उसने कहा ढकी हुई पार्किंग कितने ने खरीदी, 48/65। इसका मतलब 65 में से 48 ने ढकी हुई पार्किंग स्थान खरीदा। तो आप कह सकते हैं तो कितनों ने खुली में खड़ा करा होगा, तो 65 में से 48 निकाल दीजिएगा, तो जब इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कह सकते हैं 17 के पास। तो 17/65 व्यक्तियों ने खुले स्थान पर गाड़ी को पार्क किया। तो बताइए किसका, 13/18 का। तो हम यहां पर देखिएगा 13/18 एक्स का 17/65 व्यक्ति ने खुले में पार्क किया, और संख्या में कितना पार्किंग दे रखी है खुले में करने वालों की, 136 दे रखी है। तो बताइए इसका मान कितने के बराबर होगा, 13/18 एक्स गुणा 17/65 बराबर कितने की संख्या दे रखी है, 136 के दे रखी है। अब मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा इसको हम भाग कर सकते हैं, 17 से भाग करिए कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा।
अब 13 से भाग करिए, 13 पंजे क्या होता है 65 होता है, बस एक्स का मान निकाल लीजिएगा। तो हाउसिंग सोसाइटी में कितने सदस्य थे ये आ जाएंगे, कितने निवासी थे, तो एक्स बटे कितना आएगा 18 गुणा 5 और बराबर कितने के 8 के। जब इसे गुणा करेंगे तो आप कह सकते हैं x बराबर 8 पंजे 40 और 40 गुणा 18, तो 18 चौक कितना होता है 72 होता है। तो उस सोसाइटी में कितने निवासी थे, तो 720, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है 3 कार की गति 5:6:10 के अनुपात में है। आगे कहता है उनमें से प्रत्येक द्वारा समान दूरी तय करने में लगा समय का अनुपात ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। बताइएगा जब रास्ते में एक से ज्यादा चाल हो और उन चाल के लिए क्या बराबर हो जाए, दूरी बराबर हो जाए, इसका मतलब दूरी कांस्टेंट हो जाए, तो दूरी सवाल पे फर्क नहीं डाल सकती है। तो हम कहते हैं चाल से क्या निकाल सकते हैं समय, और समय से क्या निकाल सकते हैं हम चाल निकाल सकते हैं। मगर ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। इनवर्स का मतलब है चाल बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा, और समय बढ़ेगा तो चाल क्या हो जाती है, समय बढ़ेगा तो चाल कम हो जाती है। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो अब एक बात बताइएगा, इसका मतलब है चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, समय के। हमारे पास क्या दे रखा है, चाल का अनुपात दिया है। चाल का अनुपात कितना दिया है 5:6:10। तो अब हम क्या निकालेंगे, समय का अनुपात। तो इनवर्स का मतलब है इसके नीचे क्या लिखा था 1, तो इसका क्या हो जाएगा अनुपात 5/1 था, तो कितना हो जाएगा 1/5, और इसका कितना हो जाएगा 1/6, और इसका कितना हो जाता है 1/10 हो जाता है। यह अनुपात किसका होगा, समय का होगा। तो अनुपात को रियल फॉर्म में लिख लेने। अब देखिएगा इनका एलसीएम कितना होगा 60, तो 60 बनाने के लिए 12 से नीचे 12 से ऊपर, यहाँ कितने 10 नीचे 10 से ऊपर, तो यहाँ पर देखिए सॉरी 30 भी ले सकते हैं एलसीएम। तो यहाँ कितना आएगा 6, और यहाँ कितना आएगा 5, और यहाँ 3। यही किसका अनुपात होगा, यही समय का अनुपात हो जाता है 6 5, और यहाँ पर कितना हो जाता है 3 हो जाता है। कहीं गलती करी है, बाद में क्या है 10 है ना, तो ये 1/5 है। तो अब बताइए यहाँ कितना था 3 होगा, तो 3 होना चाहिए। उसने कहा 3 कार 1/5 1/6, तो यहाँ कितनी चाल थी 5, और यहाँ 6, और यहाँ कितनी थी 10। तो यहाँ कितना है 1/5, यहाँ कितना है 1/6, और यहाँ पर कितना आ जाता है 1/10। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा। तो 5 छंग 30, 6 पंजे 30, और यहाँ कितना आ जाता है आप कह सकते हैं। तो आपको आंसर देखिएगा, और ये इस फॉर्म में दिया है ला, इसका अनुपात देखिएगा इस तरह से दे रखा है, क्योंकि आप इसे डिवाइड करेंगे, तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 6, और यहाँ कितना आएगा 5, और यहाँ 3 आ जाता है। सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर देने का तरीका अलग है। तो ध्यान रखिए इस तरह का आया अनुपात तो चेक कर लेंगे कि आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक निश्चित राशि को ए बी सी में विभाजित किया जाता है। ए को राशि का 1/3 भाग मिलता है। बड़ा अच्छा सवाल है। तो अब बताइएगा एक राशि है, कोई धन है, उसको कितने हिस्सों में बांटा जाता है 3 हिस्सों में, ए में, बी में, और कितने में सी में। आगे कहता है ए को उस राशि का 1/3 भाग मिलता है। इसको कितना मिलता है 1/3 भाग मिलता है। जब इसको 1/3 भाग मिल चुका है तो बाकी दोनों को कितना मिला होगा, तो आप कहेंगे इन दोनों को कितना मिला होगा 2/3 मिला होगा। अब एक बात बताओ, इसको हम क्या मान लें अपनी तरफ से 6 मान लें। तो 6 का 1/3 कितना होता है 2 होता है। अब बताइए 2/3 कितना होता है 4 होता है। तो ये 4 किस पे आया होगा, बी और सी पर आया होगा। मगर आगे सवाल क्या कहता है देखिएगा, उसने कहा बी को सी से प्राप्त राशि का 3 गुना मिलता है। अब बताइएगा इसने आगे कहा है जो बी को मिलता है वह सी से 3 गुना है। तो आप कह सकते हैं 4 माना है इसे, तो आप कह सकते हैं इसे 1 मिलेगा तो इसे 3 मिलेगा, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है। तो यही इसका अनुपात हो जाता है। अनुपात क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अब बताओ इसको कितना मिला 2, इसको मिलेगा 3, और इसको मिलेगा 1। तो आप बताओ 2 और 3 5 माने 6 होता है, तो 6 ही तो माना था, 6 बराबर है नहीं है। आगे कहता है देखिएगा उसने कहा सी को ए से 1200 रुपए कम मिलते हैं। अब मेरे अनुसार रेशियो के अनुसार कितने कम मिलते हैं, इसे 2 मिले और इसे 1 मिलता है, तो कितना कम मिलता है 1, और 1 बराबर कितने के 1200 के।
जब एक का मान 1200 आ चुका है तो आपसे पूछा एक का हिस्सा ज्ञात करिए, तो एक का हिस्सा निकालना है, तो एक का मान कितना आ चुका है 1200, तो आप कह सकते हैं कितना प्राप्त होगा इसे 2400, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा आमिर की आय का अली की आय से अनुपात जो है 5:3 है। तो आमिर है और क्या है अली है, इनकी आय का अनुपात दे रखा है कितना 5:3 है। आगे क्या कहता है देखिएगा, उसने कहा वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। ये क्या था, उसका इनकम का रेशियो था, और ये दोनों के खर्च का रेशियो है। तो खर्च का रेशियो कितना है 9:5 के अनुपात में आपस में क्या खर्च करते हैं। आगे कहा आमिर 2500 रुपये बचाता है और अली जो है 1800 रुपये बचाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। इसकी बचत कितनी है, आमिर की बचत है कितनी 2600 रुपये, और ये क्या है सेविंग जो दोनों की, और इसकी बचत कितनी है 1800 रुपये बचत है। आप यहां से देखिए एक लाइन में सवाल कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। इसकी गुणा इससे करिए तो आप कहेंगे कितना आएगा 25 आएगा, इसकी गुणा इससे करिएगा तो आप कहेंगे 9×3=27 आएगा। अब तुम्हें आय निकालनी है, तो जो भी निकालना है, आय निकालनी है तो आय का अनुपात छोड़ देना, खर्च निकालना है तो खर्च का अनुपात छोड़ देना। लेकिन आपको आय निकालनी है तो ये अनुपात हम नहीं लेंगे, बाद में जो वैल्यू आएगी उसको इस अनुपात में रख देंगे। अब बताइएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ कितना आएगा 18 नंबर कितना होता है 162, तो हम कह सकते हैं 16,200 आएगा। इसी प्रकार से इसकी गुणा इससे करेंगे तो अब 0 0 5×6=30 होता है, 10×3=13 होता है। इन दोनों का अंतर, इन दोनों के मल्टीप्लाई के अंतर के बराबर होगा, तो ऊपर का अंतर कितना होगा 2। इसका मतलब होता है बड़े में से छोटे घटाना, और यहाँ पर जो अंतर आएगा वो कितने के बराबर आएगा, तो अब घटाइए 3200, इन दोनों में से घटाना है। तो आप बता सकते हैं एक का मान कितना आएगा 1600, एक का मान कितना आ चुका है 1600 आ चुका है। तो आप बताइएगा, अब जो आपने अनुपात छोड़ा था उसमें इसका मान रख दीजिएगा, तो आप कहेंगे आमिर का कितना अनुपात था 5, तो 16×5=80, तो कितना आ जाएगा 8000 इनकम आ जाएगी इसकी। अब बताइए 16 कितना होगा 48, तो इसकी आय हो जाती है। अब यदि आप कहते हैं कि सर खर्च निकालना होता, तो आपको आय का अनुपात लेना होता और खर्च का छोड़ देना, मगर फिर इसकी गुणा इससे करते, इसकी गुणा इससे करते, जैसे अब हुआ है पहले भी, अब देखिए अब भी ऐसा ही होता है, पहले भी ऐसा ही होता है। बस अनुपात कौन सा छोड़ना है वो सवाल बताएगा, क्योंकि आपको क्या निकालनी है आय निकालनी है, तो आय का अनुपात हम छोड़ देंगे, और खर्च निकालना होता तो खर्च का अनुपात यहाँ छोड़ देना। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक निश्चित राशि को 3 दोस्त राजीव, केवल और अमित के बीच, तो बताइए कितने दोस्त हैं, राजीव है और राजीव के साथ केवल है, और इसके साथ तीसरा कौन है अमित है। एक निश्चित राशि को इनमें आपस में बांटना है, और किस अनुपात में बांटना है, इसको 2 मिले तो इसको 3 मिले, तो इसको कितने मिले 7 मिले। आगे कहता है देखिएगा, यदि अमित का हिस्सा केवल से 15 अधिक है, तो अमित का हिस्सा रेशियो के अनुसार कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे अमित का हिस्सा केवल से 15 अधिक है, तो अब मैं आपसे कह सकता हूं इसके अनुसार कितना ज्यादा है 4, और सवाल में कितना ज्यादा है 15 रुपए ज्यादा है। तो आपसे कहता है तो विभाजित की गई राशि का योग ज्ञात करिए, तो 4 बराबर कितने के 15 के, तो अब इनका हम यदि योग निकालें तो कितना है, ये 12 है। तो टोटल राशि हमारे अनुसार 12 है, तो इसे 12 बना लीजिएगा, 3 से गुणा इधर करेंगे तो 3 से इधर गुणा करेंगे कितना आएगा 45 रुपए। इसका मतलब टोटल राशि कितनी होनी चाहिए 45, यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, उसने कहा एक हवाई जहाज में 500 यात्री सवार हैं, जिनमें से 45% पुरुष हैं, तो बताइए टोटल यात्री कितने हैं 500 हैं, अब उनमें से मेल कितने हैं 45%, लेकिन बच्चों के बारे में कहा बच्चे कितने हैं, उसने कहा 20%, तो बाकी कौन होंगे महिला ही होंगी। तो अब बताओ यहाँ पर कितना आ चुका है 65, तो ये कितना होना चाहिए 35%, क्योंकि यात्री कितने परसेंट के बराबर होंगे 100% के बराबर होंगे। अब आगे कहता है पुरुष महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए, तो बस डिवाइड कर दीजिएगा इस रेशियो को, तो 5 से भाग कर दीजिएगा,
जैसे 5 नम 45 होगा, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। तो यही किसका अनुपात आ जाएगा, पुरुष महिला और बच्चों का अनुपात। तो 9, 7 और 4 इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमर और कोमल की आय का अनुपात कितना है? तो आप कह सकते हैं अमर है और कोमल की आय का अनुपात कितना दिया है, 5:4 दिया है। आगे कहता है तो इनके खर्च का अनुपात, ये क्या है, उसकी इनकम है, और खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, 2:1 दिया है। लेकिन उनकी बचत दोनों की बराबर है। जब बचत सवाल में बराबर हो ना तो एक लाइन में खत्म हो जाता है। इसकी भी बचत कितनी है, 6000 है। कितनी बचत है इसकी भी, 6000 है। और दूसरे की बचत भी कितनी है, 6000। जब बचत बराबर हो तो आप कहते हैं ये बचत तभी बराबर हो सकती है जब आय का अंतर खर्च के अंतर के बराबर होगा। तो ये हम बताइए आय का अंतर कितना है, 1 का है, और यहां भी कितने का है, 1 का है। जब अंतर बराबर है बस, तो क्या कर दीजिएगा, कंपेयर कर दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ भी 1 का अंतर है, ऊपर भी कितने का अंतर है, 1 का। तो आप कह सकते हैं अमर कितना कमाता है, 5। तो उसमें से खर्च कितना करता है, 2 खर्च करता है, तो बचाता है कितना है, 3। तो 3 मेरे हिसाब से, और सवाल में कितने के बराबर है, 6 के। तो 3 से इसको भाग करेंगे तो 1 का मान कितना आएगा, 2000। जब 1 का मान 2000 आ चुका है तो आपसे क्या पूछा है, अमर की आयु बताइए। तो अमर की आयु निकालनी है, 1 का मान कितना है, 2000। तो आप कह सकते हैं अमर की आयु, आयु का सॉरी आय निकालनी है, 1 का मान कितना है, 2000 है। तो आय निकालनी है अमर की, तो आप कह सकते हैं 5 गुणा 2000। तो आप कह सकते हैं कितना वैल्यू आ चुकी है, 10,000। और यही इसका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन तो काफी आ चुके हैं। चलते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन है। एक खेल में राजेश खेल के पहले दौर में कितना पैसे हार जाता है, 1/3 हार जाता है। तो इसका मतलब पहले दौर में कितना हार जाता है, 1/3 हार जाता है। तो 3 थे, तो 3 में से कितना हार चुका है, 1 हार चुका है। आगे कहता है दूसरे दौर में वह अपने पैसे 3/5 हार जाता है। तो इसका मतलब दूसरे दौर में वो 3/5 हार जाता है। 5 में से कितने हार जाता है, 3 हार जाता है। अब तीसरे दौर में वह 4/7 हार जाता है। आगे कहता है उसके पास मूल धनराशि का कितना भाग बचा है। तो बस एक लाइन में खत्म कर देंगे। अब एक बात बताओ, जब वो 3 में से 1 हार गया तो बचा कितना है, 2/3, यही तो बचा है। अब बताइएगा यहां से वो कितना हार चुका है, 5 में से 3 हार चुका है, तो बचा कितना होगा, 2/5 बचा होगा। और 4 में से 7 में से 4 हार चुका है, तो यहां बचा कितना होगा, 3/7 बचा होगा। अब मैं आपसे कहूं 3 से 3 कट जाता है तो ऊपर क्या बचेगा, 4, और नीचे बचेगा 35। तो आप कहेंगे 35 था, तो 35 में से कितना बचा है, 4। तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो आपसे ये पूछा मूल धनराशि के अनुसार उसके पास कितना बचा है, तो आप कह सकते हैं 4/35 है। यही आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।